Welcome to the inaugural podcast of Design Kaleidoscope Practical Spirituality. Today our guest is Miss Meetu Sehgal, who is a emotional wellness coach, EFT trainer, emotional freedom technique trainer. She does tarot reading as well. She's author as well, who is also a founder and editor-in-chief of the magazine Design Kaleidoscope. She does intuitive. She's intuitive healer and counseling psychologist. Lot of things. So yes, सहगल जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया. Wonderful. Thank you. So yes, welcome Meetu ji. So let's start with our first question, that is what is spirituality, जिसके ऊपर हमारा पॉडकास्ट बेस्ड है. पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. What is spirituality? So spirituality जो दुनिया में लोगों को पता है वो काफ़ी अलग तरीके से, वो काफ़ी थोड़ा सा शायद एक डिस्टॉर्टेड तरीके से पता है spirituality. लोग सोचते हैं spirituality का मतलब है गॉड या मे बी पहाड़ों में जाना और मेडिटेट करना और बिल्कुल संन्यास ले लेना या फिर Yeah. पूजा करते रहना. बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का वो शायद एक बहुत ही मिनिस्क्यूल सा पार्ट है. ये कह लो 1% ऑफ दैट. स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट वी आर. हमने स्पिरिचुअलिटी को नाउन बना दिया है लेकिन एक्चुअली वो वर्ब है. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज हाउ वी लिव, हाउ वी थिंक, हाउ वी टॉक. हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो है स्पिरिचुअलिटी. नाउन और वर्ब वाली जो आपने बात बोली, थोड़ा सा उसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताएंगे. सो नाउन इज समथिंग स्टैटिक कि हाँ ये स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग स्टैटिक. स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट यू डू एवरी डे, दैट यू लिव एवरी डे, हु यू आर एवरी डे. सो इट्स समथिंग ऑफ एन एक्शन, इट्स नॉट अ स्टैटिक थिंग. गेटिंग इट. और वो जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो, आपके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका परसेप्शन, वो सब इवॉल्व होता है. और अगर इसको थोड़ा सा और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए या तो हम लोग, जैसे गीता कहती है, हम एक शरीर है, हमारा एक शरीर है और हम एक आत्मा है जो इस शरीर में रहती है. तो आत्मा को अगर हम देखें तो उसे बोलते हैं स्पिरिट. तो स्पिरिट से आती है स्पिरिचुअलिटी. सो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट द सोल, अ सोल लिविंग इन दिस बॉडी, इन दिस वर्ल्ड. और एक सोल की जर्नी, वो है स्पिरिचुअलिटी. अब आप इस बॉडी में आए हो, आप इस दुनिया में आए हो, तो नेचुरली उस सोल को इस दुनिया वाले काम भी करने हैं. पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी बिल्कुल. है, सब कुछ करना है. तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है. हम उसे कैसे? स्पिरिचुअलिटी से डिवोर्स नहीं कर सकते. यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, जो हमें पता है कि काम धंधे छोड़ के पहाड़ों पर चले जाओ, इज दिस स्पिरिचुअलिटी? आज की लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे फॉलो करें, कैसे कैसे अपनी आज की लाइफ में लेकर आए? अल्टीमेटली जो कुछ सुना है, सब धंधे छोड़ो, हिमालय पर जाओ एंड भक्ति भावना करो. दिस व्हाट वी नो. ये कैसे पॉसिबल है आज की लाइफ में? बहुत आजकल बातें हो रही हैं, बहुत सारे गुरु आ रहे हैं, बहुत कुछ संदेश देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं. तो इसको अपना रोज़मर्रा की लाइफ में हम कैसे इम्बाइब करें या क्या करें? और आजकल तो लोगों ने और भी कुछ डेफिनेशंस निकाल ली हैं स्पिरिचुअलिटी की. जैसे पीना, अच्छा, मदोशी में रहना, ऐसा. इज Yeah. दिस दे आर कनेक्टिंग विद सम गॉड, सम शिवा गॉड? सो हाउ इज दिस वैलिड? तो चलिए एक बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एक मदर या एक वुमन, व्हेन शी ब्रिंग्स लाइफ टू अर्थ, व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, डोंट यू थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी? हाउ? अगर हम सोल के पर्सपेक्टिव से देखें, शरीर आ रहा है लेकिन एक्चुअली आ तो आत्मा रही है ना अर्थ पर. ठीक है. और अगर वो सिर्फ एक एक्ट होगा ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, ऑफ गोइंग थ्रू द लाइफ, ऑफ अर्निंग मनी, ऑफ स्टडिंग, अगर वो सिर्फ एक, हम उसे एक मैकेनिकल एक्ट की तरह करेंगे तो बड़ा हॉलो, बड़ा एम्प्टी लगेगा. लेकिन वहीं पे जब हम उसमें भावना आती है, that we are enjoying what we are doing, we are going through life because we are gaining some lessons, we are learning, we are evolving through it. And isn't that the whole point of life, to evolve through it? तो
वो एवोल्यूशन, वो लर्निंग कहाँ से आती है? वो अवेयरनेस से आती है। हमारे पास अवेयरनेस है कि हमने ये किया, इसमें ये गलती हुई, ये अच्छा हुआ, अब इसको हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उससे इवॉल्व हो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वाई इज इट डिवोर्स्ड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी? हमने तो फिर, अगर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो हम भी यही कह रहे हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी है भगवान की पूजा करना या यूनिवर्स से कनेक्ट करना। एग्जैक्टली। दुनिया से कनेक्ट करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? हम, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग अ ह्यूमन लाइफ। सो अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं तो वाई, हाउ कैन वी नॉट बी स्पिरिचुअल एट एनी गिवन मोमेंट? बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ स्पिरिट्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर स्टार डस्ट जिसे बोला जाता है। तो अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, यहाँ पे अर्थ पे आए हैं और अर्थली एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, सो हाउ कम दैट इज नॉट स्पिरिचुअल? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, हाउ इज दैट नॉट स्पिरिचुअल? अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, हाउ इज दैट नॉट स्पिरिचुअल? हो सकता है आपकी बातें ज्ञान योग की बातें ना हो, जहाँ पे आप दुनिया को और हर चीज़ को सोच रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो सकता है आपकी बातें एक सोशल लेवल पे हो कि आप कैसे हो, हम कैसे हैं, ये काम चल रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। वो एक कनेक्शन है, जैसे बोलते हैं हम हार्ट कनेक्शन या फिर सोल कनेक्शन होता है, वो भी तो एक स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी दोस्त से ऐसी बातें करते हो तो भी आपके अंदर एक फुलफिलमेंट आती है, एक एम्प्टीनेस नहीं आती। तो फुलफिलमेंट भी कहाँ से आ रही है? वो एक स्पिरिचुअलिटी ही तो है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही तो है। जो मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है वो एक अलग तरीके से इस चीज़ को परसीव करती है। उनके लिए स्पिरिचुअल होना काइंड ऑफ एक रादर टू से आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, इट माइट ऑफेंड देम, मगर एक यू कैन से एक शोबिस या एक शो ऑफ करने का तरीका बन गया। हाउ आर दे परसीविंग आज की जनरेशन के बारे में, या आज की जनरेशन को कैसे लेती है, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया? मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन, आई एम टॉकिंग मैक्सिमम, या इट्स नॉट एवरीवन, राइट, maximum, and they flaunt that we are not religious, we are spiritual. ऑल्सो बिकॉज स्पिरिचुअलिटी शायद आजकल एक नया बजवर्ड है, एक नया कूल है, सो Swag. स्वैग है। Yeah. सो इसीलिए एवरीबडी वॉन्ट्स टू थिंक दे आर स्पिरिचुअल, एवरीबडी सेज वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। एंड देखा जाए तो शायद उनकी भी गलती नहीं है। उनको ये दिखाया गया है, सिखाया गया है कि रिलीजियस होना गलत है, स्पिरिचुअल होना बहुत कूल बात है। शायद उनको ये समझाया गया है, देखा है उन्होंने अपनी लाइफ में कि जो रिलीजियस हैं वो बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, सिर्फ जहाँ तक पूजा कर रहे हैं, रिलीजन है, बस वहाँ तक वो उनकी स्पिरिचुअलिटी सीमित होकर रह जाती है, उसके बाहर नहीं आती है। उनकी डे टू डे डीलिंग्स में वो स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखती, वो एसेंस नहीं दिखता, इट्स वेरी मटीरियल। लेकिन जहाँ पे मटीरियल स्पिरिचुअलिटी से डिवोर्स हो जाता है ना, वो फिर उसकी वाइब्रेशंस बहुत लो हो जाती हैं। जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हो कि हाँ ये चेयर है, दैट्स वेरी मटीरियल। आई लाइक दिस, यू नो, दिस चेयर इज यूजफुल, दिस इज दैट, हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी इमोशनलेस व्यू ऑफ लाइफ। वहीं पे अगर आप देखो, हाँ ये चेयर, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी प्रिटी, जहाँ पे इमोशन आया वहाँ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो लोगों ने इमोशन को इतना ज़्यादा बुरा बना दिया, उन्होंने पूरा ही कहा कि नहीं इमोशन तो गलत ही चीज़ है। और जहाँ पे आप इमोशन छोड़ोगे, जिस एरिया से आप इमोशन हटा दोगे या सप्रेस कर दोगे, सो टू स्पीक, हटा तो खैर नहीं सकते, सप्रेस कर दोगे, वहाँ पर फिर स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं तो दब ही जाएगी ना, आपकी स्पिरिचुअल नेचर दब जाएगी। अब रिलीजियस की बात करते हैं, अगर रिलीजियस रिचुअल्स, ये सारा रिलीजियस जो भी हमारी चीज़ें हैं, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट, वन स्टेप इन इट। इट वॉज सपोज टू बी अ वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से लाइफ को परसीव किया जाता है, जिस तरह से कुछ चीज़ें की जाती हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस स्टेप पे अटक जाओगे तो आप एक क्लास से दूसरी क्लास नहीं जा रहे हो बेसिकली। तो यही मेरा पॉइंट है कि क्या अपने रिचुअल्स को फॉलो करना जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से चलते आ रहे हैं,
इज दैट रॉन्ग? चलो पहले नो का आंसर दो। इट्स नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो रिचुअल्स कुछ सोच समझ के बनाए गए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरज को जल चढ़ाना क्यों बनाया गया था? या क्योंकि जब हम जल चढ़ाते हैं उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है। उस जल के थ्रू जो सूरज की किरणें आती है वो हमारी आंखों को ठीक रखते हैं, हील करती हैं। ओके। और भी कई रिचुअल्स हैं, जैसे पेड़ों की पूजा करना। वो हम सबको पता है कि पेड़ों के पास जाते तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पेड़ों के पास हीलिंग एनर्जी भी होती है। अगर आप पेड़ों के आसपास भी रहते हो आपकी बॉडी हील होती रहती है। तो इसीलिए पेड़ों की पूजा की। प्लस ऑफ कोर्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। आप पेड़ों की पूजा करोगे तो नेचुरली उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, भले काटो, यूज़ करो या आगे बढ़ाओ। तो रिचुअल्स को बहुत सोच समझ के बनाया गया। पूजा भी अगर करते हैं, जो भगवान की मूर्ति हम रखते हैं, ठीक है। अब वैसे देखा जाए, नो ऑफेंस टू एनी अदर रिलीजन, दिस इज, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि जब हम आइडल्स बनाते हैं तो हमने बेसिकली वो जो एनर्जी है, अब सीधा उस एनर्जी पे ध्यान लगाना शायद एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। गिवन ऑल दैट गोइंग ऑन इन द लाइफ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल फोकस बना दिया। जैसे अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जाओगे, एनएलपी की बोलते थे, एक्सटर्नल एंकर बना दिया। ओके। ठीक है, हमने बना दिया कि भाई इस पे ध्यान करो, धीरे धीरे वो ध्यान अंदर जाएगा। तो इसीलिए हमने मूर्तियां बनाई। अब मूर्तियां बनाई तो उनको कैसे ट्रीट करें, उस एनर्जी को कैसे रिस्पेक्ट करें, अपनी लाइफ में बुलाएं। तो हम पूजा में वही चीज़ें करते हैं जो हम अपने साथ रोज़ करते हैं। हम उसे मूर्ति को साफ करते हैं रोज़, ठीक है, उसका कपड़ा बदलते हैं हर कुछ दिन में, या रोज़ मोली बांधते हैं, टीका लगाते हैं, उसको फूल धूप दीप सब कुछ देते हैं, जो कि हम अपने साथ करते हैं। रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, अपने आप को खाना देते हैं, अग्नि देते हैं, सारे एलिमेंट्स देते हैं। वही हम सारे एलिमेंट्स वहाँ दे रहे हैं। जी। तो हमने अपनी जो लाइफ है उसे रिचुअल बना दिया, कि कहने के लिए कि हाँ, ये हम अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। तो हम इस एनर्जी को भी वही दे रहे हैं, उसे हम अपने जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। उसका पर्पज़ ये था। और ये था कि आप पहले बाहर ध्यान लगाओ, फिर धीरे धीरे ध्यान अंदर जाता है। अब किसी को बोला जाए जिसने कभी मेडिटेशन आज तक ना की हो, उसको बोल दिया जाए आंखें बंद करके नथिंगनेस पे ध्यान लगाओ। पहली बात तो समझ नहीं आएगा नथिंगनेस है क्या। दूसरी बात, करे कैसे, कहाँ पर है, क्या है। तीसरी बात, भाई माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, हम नहीं होता हमसे। वैसे ही अगर आप बाहर एक एंकर रख दोगे, इस पे ध्यान लगाओ, तो वो दिमाग के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जब माइंड ट्रेन हो जाता है तो धीरे धीरे फिर अंदर जाने लगता है। तो वो फर्स्ट स्टेप है रिलीजन। सो रिचुअल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा वे ऑफ लाइफ एक और चीज़ बोलता है। मैं रिलीजन नहीं बोलूँगी, मैं वे ऑफ लाइफ बोलूँगी। वो एक और चीज़ कहता है, कहता है हर चीज़ के लिए देश काल और पात्र देखा जाता है। ये किस जगह पे हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, और कौन कर रहा है, ये तीनों मैटर करती हैं। अब कुछ रिचुअल्स से, जैसे कि थर्सडे को ये नहीं करना, सैटरडे को ये नहीं करना, उसका एक पर्पस है, क्योंकि पुराने टाइम्स में रिसोर्सेज या उनको टैप करने के तरीके कम थे। तो एकदम से रिसोर्सेज पे बर्डन ना पड़े, इसीलिए ऐसे कुछ रिचुअल्स बना दिए थे। लेकिन कुछ रिचुअल्स ऐसे थे जो आज के एनवायरनमेंट, आज के टाइम जोन में शायद फिट नहीं बैठते। तो हमें उन चीज़ों को इवैल्यूएट करके चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सारे ही रिचुअल्स खराब है, वो तो फिर मतलब ये हो गया कि हाँ, ऑल और नथिंग वाली थिंकिंग हो गई फिर तो वो। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्कार्ड कर दो सब कुछ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की ये है, रिचुअल्स के पीछे बहुत ही गहरा मतलब है, लेकिन हमने मतलब समझा नहीं। फिर हमने कहा करो इसको बिकॉज हम बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि हम क्यों करें। पहले वाली जनरेशन कुछ बोल नहीं सकती थी, आज की जनरेशन बोल सकती है, तो कहते हैं हमें नहीं करना। वाई शुड वी डू जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग इट, टेल मी द रीजन। दे लाइक देयर इज नो रीजन, हम कह रहे हैं इसलिए करो क्योंकि सब करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट अ रीजन। देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। नाउ अ गुड थिंग इज यू से ठीक है, मुझे आज इसका रीजन नहीं पता,
लेकिन हो सकता है किसी दिन मैं ढूंढूंगी तो पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो तब तक आप करते रहो या मत करो जब तक आप उसको रीजन नहीं मिल जाता, लेकिन डोंट रिजेक्ट इट। एग्जैक्टली यही फाइट है। जो फाइट है वो उसी चीज़ की है कि आज की जो जनरेशन है उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको फॉलो करना है, एंड कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं मगर वो बर्डन के साथ फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या बर्डन के साथ जो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो चीज़ उनके लिए काम करती है जो एक्चुअल में उससे जो जिस पर्पस के लिए वो बनी थी, क्या वो उनके लिए वैसा फ्रूटफुल काम करती हैं? मुझे मुझे नहीं समझ में आता कि रोज़ जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको वो करना जो चलता है, जो बहुत ज़्यादा है हिंदुज़म में, वो उनको कपड़े बदलना सब कुछ जैसे हम करते हैं, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि वो सब इन सब में है, एंड कईयों को देखा कि मन भी नहीं होता मगर उनको करना पड़ रहा है। क्या क्या वो चीज़ उनके लिए उस तरीके से काम करती है जिस पर्पस, जिस वजह से वो चीज़ शुरू हुई थी, एक जोर ज़बरदस्ती के साथ करने वाली चीज़? सो इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिचुअल अगर काम करता है, अगर बिना इंटेंशन के किया जाए तो शायद 10-20% काम करेगा। स्टिल इट वर्क्स। इट स्टिल वर्क्स बिकॉज देयर इज़ अ पावर इन रिचुअल एंड रूटीन। रूटीन की बात है, आपको नहीं पसंद फिर भी आपको सुबह उठना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप वो करोगे बिना चाहे भी तो भी आप अपने बॉडी में चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप बहुत सेंसिटिव हो तो आप बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन अगर आप उसे जान के करोगे, कि समझ के करोगे, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ कर पाओगे, उससे और ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे। तो यही सवाल है कि उसको समझा कैसे जाए? उसको समझने के लिए थोड़ी सी तो रिसर्च करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें बिल्कुल गुम हो चुकी हैं। हाँ, बस थोड़ा जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज की जनरेशन आज की जनरेशन की सबसे अच्छी बात बताती हूँ, वो हर चीज़ गूगल करते हैं। यस। ऑल दे हैव टू डू इज स्टार्ट गूगलिंग व्हाई डू वी डू दिस। बट सबसे बड़ी जो फाइट ये है, तो जो वाई में जो आंसर्स मिलेंगे ना, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, एब्सोल्युटली। क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज ऑन द इंटरनेट। सो दिस इज, इसी सवाल में जवाब है कि ऐड वाई इन योर लाइफ एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। या एब्सोल्युटली। सो बस यही एक्चुअली घूम फिर के यही स्पिरिचुअलिटी आ रही है। वाई जो हमने कहा ना, इंटेंशन, मेरी क्या इंटेंशन है, वो इंटेंशन ही है स्पिरिचुअलिटी। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक तरीके की नहीं है ना, हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। आपको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करो। आप लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चीज़ें फॉलो करो, बट इंटेंशन मैटर करती है, क्यों कर रहे हो ये। तो क्या एथिस्ट होना सही है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं नहीं मानता। हाँ, दैट्स ओके। अंधा भरोसा नहीं करना बस। ऑल वी आर सेइंग इज जस्ट बी ओपन। डज गॉड एग्जिस्ट? सो उसके लिए समझना पड़ेगा गॉड की डेफिनेशन क्या है। आपसे बेहतर कौन बताएगा? सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? आई वुड से यूनिवर्स, कायनात, ब्रह्मांड। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ गॉड और ऑफ अ गॉड बीइंग देयर? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब तो आप ही दोगे। सो इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, एक थ्योरी ये कहती है कि एक प्लान था, उस प्लान पे सृष्टि बनी और उस प्लान के हिसाब से सब चल रहा है। एक थ्योरी है कि सब कुछ एक ग्लिच है। एक थ्योरी है कि सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया, एटम्स कंबाइंड, chemical reactions happened, universe was created. अब इट्स स्टिल ग्रोइंग। एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग बिकॉज रिएक्शन तो रोज चल ही रहा है ना, केमिकल रिएक्शन तो रोज हो रहा है, हमारी बॉडी में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है केमिकल रिएक्शन, एज विद इन सो विदाउट। गॉड एग्जिस्ट करता है, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके माइंड में गॉड की डेफिनेशन क्या है। द रीज़न इट्स इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज बहुत लोगों के माइंड में गॉड की डेफिनेशन है कि गॉड वो है जो हमारे कर्मों का फल देता है हमें। कई लोगों के लिए गॉड की डेफिनेशन है कि यू नो
गॉड इज लाइक अ पेरेंट, कि हम गलत काम करेंगे तो हमें पनिश करेगा, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें टॉफी देगा, रिवॉर्ड देगा। तो और तो अगर ये डेफिनेशंस हैं तो ये एक्चुअल नहीं है, रियलिटी नहीं है गॉड की। हमने क्या किया, हमने अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को देखा, हमने कहा हाँ गॉड भी यही है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे वेदों में कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि। तो हम कह रहे हैं कि हम ही सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम कर रहे हैं तो फिर गॉड का क्या रोल है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम कैसे कर रहे हैं? आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों ने सुना हुआ है नाम। वी आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग आवर रियलिटी, ट्रू। वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी। ठीक है, और हमारा जो माइंड है उसके बेसिस पे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसके बेसिस पे हमारी रियलिटी पूरी क्रिएट हो रही है कॉन्स्टेंटली। तो अगर हमारी रियलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें गॉड का क्या रोल है? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि गॉड इज जस्ट अ यूनिवर्सल फोर्स विच इज ऑलवेज प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट, everywhere, and it does not interfere in our lives unless and until we call in that energy for some purpose. अदरवाइज हमारी लाइफ हमारे ही एक्शन से चल रही है, हमारे ही मैनिफेस्टेशन से चल रही है। एक्शन बोलूँ तो उसका सही वर्ड है एक्चुअली कर्म, और कर्म सिर्फ हमारा फिजिकल एक्शन नहीं होता, मन, वचन और कर्म होता है। तो मन में हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं उसका वो भी कर्म है, काउंट हो रहा है। बिल्कुल काउंट हो रहा है। और उसको कौन देख रहा वो है? ज़्यादा उसको तो हम ही, हमारे मन में चल रहा है, किसी को पता थोड़ी ना चल रहा। तो दिखने से क्या होता है? एनर्जी क्रिएट हो रही है, किसी को दिखे ना दिखे वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। और अगर आप सोचो कि किसी को क्या दिख रहा है, आपने एक थॉट सोचा, उस थॉट के बेसिस पे आपकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर तरीके से एक एक्शन लेगा। तो एक थॉट से आपका एक्शन इन्फ्लुएंस हुआ, आपके एक एक्शन से बटरफ्लाई इफेक्ट, बहुत सारे रिपल ऑफ इफेक्ट्स आएंगे, रिपल इफेक्ट्स होंगे। आपका एक एक्शन किसी और को अफेक्ट करेगा, फिर उनका एक्शन, फिर उनका एक्शन, फिर अगले का एक्शन, वो रिपल इफेक्ट से एक यूनिवर्स की एनर्जी क्रिएट हो गई। तो एक थॉट से इतना कुछ क्रिएट हो गया, तो वो थॉट कैसे काउंट नहीं करता? सो यू आर सेइंग कि जो हम बोलते हैं या जो हम हाथों से करते हैं उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जो हम सोचते हैं। बिल्कुल ओरिजिन है ना वो। हम कोई बिहेवियर कब करते हैं, थोड़ा सा साइंस पे आ रही हूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे आ रही हूँ। हम कोई बिहेवियर कब करते हैं? हमारे पास कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, नई थ्योरी कहती है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस, मेरे पास कोई स्टिमुलस आया, कोई एनवायरमेंट से कुछ आया, मैंने उसके रिस्पॉन्स में कुछ कर दिया। अब नई थ्योरी कह रही है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स, SOR, विच मीन्स हमारे पास स्टिमुलस आया एनवायरमेंट से, कोई चीज़ आई, ऑर्गेनिज्म हमने उसको परसीव किया, हमने उसको सोचा कि ये थ्रेट है या ये रिवॉर्ड पनिशमेंट है, या पनिशमेंट है या रिवॉर्ड है, ये थ्रेट है या क्या है, उस बेसिस पर फिर हमने रिस्पॉन्स दिया। सो हमारे सारे रिस्पॉन्सेस हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं, और एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड नहीं है। हमारी क्या परसेप्शन है, हमारा क्या थॉट है एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा बिहेवियर उस पर बेस्ड है। तो हमारे थॉट्स इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड एनर्जेटिक वाइब्रेशनल रीज़न है, जो हमारे थॉट के जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन के बहुत क्लोज है, क्योंकि बहुत सटल वाइब्रेशन है। यूनिवर्स की भी सटल वाइब्रेशन है, हमारे जो फिजिकल एक्शन है वो ग्रॉस वाइब्रेशन है, जो हमारा बोल है वो कहीं ना कहीं इट्स समवेयर इन बिटवीन। तो इसीलिए सबसे जब मंत्र जब किया जाता है तो सबसे अच्छा मंत्र जब वो है जो आपके मन में होता है, ना कि बोला हुआ। जो एक रिसाइट करना। यस।
जो रिसाइटिंग के बारे में ज़्यादा यस स्पिरिचुअलिज्म में कहा जाता है। यस तो जो मंत्र जप किया जाता है, जो रिसाइट किया जाता है मंत्र, ओके। आप शुरू करते हो ज़बान से, लेकिन धीरे धीरे वो मन में जाता है और फिर आपकी सांसों के साथ चलता है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मंत्र जाप होता है। तो वही है, ये जो सब आप बता रहे हो ये तो हम बहुत शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने ऐसा सब कुछ सुना है। और ज़माना है साइंस का, इसको साइंस के साथ कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि अगर हम आज की बात करें सो वी पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इन फैक्ट वी आर डूइंग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। सो मतलब ये सब तुम बचपन में हमने सबसे सुना है, पेरेंट्स से, मंदिरों में जाकर ऐसा सब में ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा होता होता होता। मगर आज हम 21st सेंचुरी में हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सब कुछ भी है हमारे हाथ में है, एलेक्सा है हमारे, गूगल है, कुछ भी करना है, वट एवर वी डू। सो हाउ 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 इट्स प्रैक्टिकली, कैसे देखें हम इसको, कैसे समझें कि प्रैक्टिकल दिस थिंग इज़ पॉसिबल। मैं रिसाइड करूँगा तो ऐसा होगा, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट चाहिए, मुझे आई नीड रिजल्ट। हमारे पास टाइम नहीं है, अकॉर्डिंग बहुत फास्ट जनरेशन है। टाइम क्यों नहीं है हमारे पास? फास्ट क्यों है हमारी जनरेशन? बिकॉज वी आर फास्ट। हाँ, व्हाई व्हाट हैपेंड दैट वी बिकेम फास्ट? हम टेक्नोलॉजी हमारे पास इतना है। राइट, ग्रेट। सतयुग में, थोड़ा सा युगों की बात कर लेती हूँ। सतयुग में आप अगर 1000-2000 वर्ष पूजा करते थे, तपस्या करते थे, तो शायद आपको भगवान मिलते। ओके। द्वापर में त्रेता में वो थोड़ा कम हुआ, द्वापर में वो टाइम और कम हो गया कि आपको जल्दी भगवान मिलने लग गए। कलयुग में हो सकता है 1 घंटे की पूजा में आपको मिल जाए। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि जैसे जैसे टाइम ऐसा होता गया, जब कलयुग बोलते हैं, जैसे जैसे टाइम ऐसा होता गया, तो यूनिवर्स को भी पता है, या जो भी एक यूनिवर्सल फोर्स है उसको पता है इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी कि ध्यान लगेगा ही नहीं। तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस में अगर फिर भी आपका ध्यान लग गया उतने टाइम के लिए, तो मतलब आपका बेड़ा पार है। इसीलिए कलयुग में बहुत जल्दी मिलता है रिजल्ट। अब हम ऐसी जगह जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं अभी ही हो, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, मुझे नहीं पता कुछ, हाँ तो अभी मोबाइल में देखेंगे, अभी मुझे आंसर मिल जाएगा। उससे नुकसान ये हुआ है कि वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ हैविंग पेशेंस। क्योंकि अगर आप एक बीज डालते हो तो उसको जल्दी जल्दी बोलने से वो बीज नहीं उगेगा। वो बीज अपना टाइम लेगा पौधा बनने में, और फिर फल देने में, और फिर फूल देने में। वो अपना टाइम लेगा। अगर हमने उसके लिए पेशेंस नहीं रखा तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सीड। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हर चीज़ टाइम लेती है, यूनिवर्स में भी हर चीज़ टाइम लेती है। हाँ, इतना टाइम नहीं लेगी जितना सतयुग में लेती थी, या त्रेता या द्वापर में, लेकिन टाइम तो फिर भी लेगी वो। लेकिन हम उतने टाइम के लिए भी वेट करने के लिए रेडी नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट एंड वी नीड टू एड्रेस, कि हमारी पेशेंस खत्म क्यों हो गई। क्या युग एग्जिस्ट करते थे, या यही एक युग चल रहा है? युग तो चल ही रहा है। युग इज नथिंग बट टाइम। और अगर हम देखा जाए, ह्यूमन लाइफ टाइम से ही मेजर होती है। टाइम एज अ कॉन्सेप्ट अर्थ पे जो एग्जिस्ट करता है, या जो हमने बनाया है, उसी के बेसिस पर हम हर चीज़ करते हैं। दिन रात, सुबह शाम, टाइम, घड़ी देख रहे हैं, वो सब टाइम के बेसिस पर है। तो ऑफ कोर्स युग इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो व्हाई डजंट इट एग्जिस्ट? और कहते हैं कि कलयुग के बाद प्रलय आएगी, क्या ये भी ऐसा कुछ होगा? प्रलय आएगी, और कहते हैं कि महाप्रलय आएगी। अगर आप युगों की बात कर रहे हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, धन कलयुग, पर ये भी है कि कलयुग के बाद प्रलय आएगी। अगर हम उनको मान रहे हैं कि सतयुग था, तो ये युग था, तो प्रलय भी तो फिर डेफिनेटली व्हाई नॉट, हो सकता है। और हम ज़रूरी नहीं ना प्रलय वैसी ही आए जैसे आई थी। अब कोविड अगर एक तरह से देखा जाए, वो भी एक तरह से प्रलय ही थी। सो मेनी पीपल पेरिश्ड इन द वर्ल्ड। बेसिकली अगर आप कोविड के बाद से देखो, ठीक है, सो द वे द होल वर्ल्ड ऑपरेट्स हैज चेंज्ड। इकोनॉमीज बदलने लग गई हैं,
बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लोगों के एटीट्यूड्स बदल गए हैं। बट अगर मासेस में देखें तो शायद हार्डली आधा % चेंज ही होगा। आप वो चेंज को इतना एक्सपीरियंस कर चुके हो कि अब वो चेंज नॉर्मल लग रहा है। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछो, आज छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई और काम बहुत नॉर्मल हो चुका है आज की डेट में। सो दिस इज गुड। Good or bad is a very different judgment on it. We are saying this is what it is. This is what it is. Whether it's good or bad depends on the context of it. गेटिंग इट। There is no definition of good and bad as such. It's all based on context. किसी कॉन्टेक्स्ट में पानी बहुत अच्छी चीज़ है, किसी कॉन्टेक्स्ट में पानी बहुत बुरी चीज़ है। जिस पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम है उसके लिए पानी, थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी जहर है। 100%। तो गुड एंड बैड इज जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। गेटिंग इट। द फैक्ट हमें देखना व्हाट इज, क्योंकि वहीं पे वो रियलिटी एग्जिस्ट करती है, इज में, इस मोमेंट में। पहले वाली रियलिटी अब कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, पास्ट तो निकल गया ना, वो तो अब इमेजिनेशन हो गया, फ्यूचर इमेजिनेशन है, इट्स ऑल इन द माइंड। एब्सोल्युटली। तो सिर्फ यही मोमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, और इस मोमेंट में क्या है, बस वही ट्रूथ है। अब हम उसे बोले ये गुड है ये बैड है, वो तो फिर हम तो चलते रहेंगे, वो हमारा थॉट प्रोसेस चलता ही रहेगा। बट अगर हम हर चीज़ को एज इज देखना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज द पॉइंट व्हेन वी स्टार्ट कनेक्टिंग with our own selves or our own, we start to recognize, or we start to find a pathway back to separating from the body and going with the soul. अब separating from the body में भी लोग बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। जी बताइए। जैसे कि हमने शुरुआत में बोला था, नशा। तो intoxication is a way of separating from the body and from the mind. तो नशा करना सही है? अगेन, सही गलत इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन, कि आपका इंटेंट क्या है नशा करने के पीछे। अगर आप कंपल्सिवली कर रहे हो तो भाई प्रॉब्लम है, कि मुझे करना ही करना है, तो प्रॉब्लम है। ओके। अगर आप अवेयरनेस के साथ, इंटेंशन के साथ कर रहे हो, तो देखना पड़ेगा कि इससे क्या हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस फॉर व्हिच यू आर डूइंग इट। यू मीन कि शाम को एक आध लगाने का मूड है तो लगा लो, 30 ml 60 ml। What is wrong with it? Okay. As long as it's not coming from compulsion. Getting it. तो उसके बॉटल पे क्यों लिखा होता है? क्योंकि हर everything consumed in excess is bad for body. चाहे आप दवाइयाँ भी एक्सेस में कंज्यूम करो वो भी बैड है, चाहे आप पानी एक्सेस में कंज्यूम करो वो भी बैड है। अल्कोहल कंज्यूम्ड इन एक्सेस इज बैड फॉर द बॉडी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडिक्टिव होती है, क्योंकि वो डोपामाइन रश देती है बॉडी में। आपको वैसे खुशी नहीं मिल रही है ज़िंदगी में, आपने वो पिया और आपको डोपामाइन रश आया, आपको खुशी मिली, तो अब धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है कि मैं ये कंज्यूम करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो डोपामाइन को बहुत इंक्रीज करती है वो एडिक्टिव होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अवेयरनेस एंड मॉडरेशन। तो ये सभी लोग समझ पाते हैं इस बात को? समझते सब हैं, लेकिन डोपामाइन रश कहीं ना कहीं समझ को भी दबा देता है। और तो वो दबा इसलिए देता है क्योंकि आज की लाइफ में इंसान खुश नहीं है, उसकी लाइफ में खुशी नहीं है। खुशी के लिए क्या किया जाए? चलो खुशी को थोड़ा सा और डिफरेंट सेंस खुशी के लिए पहले थोड़ा सा खुशी की डेफिनेशन को करते ठीक। हम ना बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं बहुत सारे अपने डेली लाइफ में, और हर कोई यूज़ करता है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं उस शब्द का मतलब क्या है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप खुशी का मतलब लोगों से पूछो, लोगों के लिए अलग अलग मतलब होगा खुशी का। तो यहाँ पे चलो मैं वर्ड खुशी नहीं यूज़ करती, मैं वर्ड यूज़ करती हूँ पेन और नो पेन। ठीक है, लोगों के लाइफ में ना पेन है किसी ना किसी तरीके का। अब पेन का मतलब फिजिकल पेन नहीं है, पेन का मतलब हो सकता है इमोशनल पेन हो, मेंटल पेन हो, और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बहुत एम्प्टीनेस है। एग्जैक्टली। एंड दे फील दैट एम्प्टीनेस।
उसी एम्प्टीनेस को भरने के लिए, उससे भागने के लिए लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, इंक्लूडिंग शादी, रिलेशनशिप्स, सब्सटेंस, अल्कोहल, ड्रग्स, या फिर और तरह की चीज़ें। आजकल इंस्टाग्राम है, आजकल फ़ोन्स हैं, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं बस उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए या उससे भागने के लिए। लेकिन हम अ, कहीं न कहीं शायद हमें ये समझाया नहीं गया है, या ये शायद विज़डम लूज़ हो गई है ओवर द एजेस। लूज़ तो नहीं बोलूँगी, बट शायद वो मासेस में आई नहीं है। लाइफ़स्टाइल्स चेंज हो गए, जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो नहीं आई, कि वो जो एम्प्टीनेस है वो आपका दुश्मन नहीं है। ओके। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू एंड्योर, बट इट इज़ नॉट योर एनिमी। बिकॉज़ एम्प्टीनेस में जिस टाइम आपको एम्प्टीनेस फ़ील हो रही हो, अगर आप उस टाइम पे उस एम्प्टीनेस में बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल उस एम्प्टीनेस के साथ बैठ जाओ, उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लो, तो वो एम्प्टीनेस इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट टोटल साइलेंस। अब जैसे ही आप साइलेंस में बैठोगे, जो पानी में जो सारा डूबी हुई चीज़ें हैं, जैसे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी डिज़ायर्स, हमारी ड्रीम्स, चीज़ें जो हमें पसंद नहीं हैं, चीज़ें जो हम कर नहीं पाए, रिग्रेट्स, पुरानी गुस्सा, पुरानी मेमोरीज, वो सारी धीरे धीरे पानी के सरफेस पे आनी शुरू होगी। एम्प्टीनेस में जाते ही हमारा सारा वो चीज़ है जिसे हम भूल जाना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, वो बाहर आती है और वो पेनफुल होती है। तो जैसे ही पेन प्रोड्यूस होता है, हम सोचते हैं पेन एम्प्टीनेस की वजह से हो रहा है, और हम एम्प्टीनेस से भागने लग जाते हैं, वॉइड। सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करते हैं तो हो नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? सुनने में जो आप बता रहे हैं हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक सेलेस्टियल। मगर क्या ऐसा, आई थिंक सो, जैसा बता रहे हैं, शायद 100 में से 90-95 लोग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाते, उस डेप्थ तक, कि आज के टाइम में कि आप खुद को वक्त देना, कहते तो बहुत है लेकिन बहुत 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 आज डिफिकल्ट, के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो गया ये आज सब के टाइम में चीज़ें खुद को इतना। वक्त देने का मतलब हो जाता है स्पा कराना, गेम खेलना, ये करना, वो एग्जैक्टली, करना। एग्जैक्टली, कि खुद को, तो ये कैसे कैसे, मतलब एक शेर मुझे याद आ रहा है या ये तन्हाई के ऊपर, कि तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूँ, तन्हाई ने तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया। ओह, किसी बड़े वाह शायर का वाह। शेर है ये। तो बिल्कुल सुनने में तो बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन 20-21-22 साल के बच्चे हैं, फाइट कर रहे हैं, करियर, ये सब, घर वाले, रिलेशनशिप, 50 चीज़ें, और उससे भी ऊपर और क्या क्या, जब से इंटरनेट एंड ऑल दैट, स्मार्टफोन्स, कितनी सब चीज़ें हैं, उनके लिए खुद को वक्त देना, वो कैसे समझें, वो कैसे इस चीज़ में उतरें, क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। आई थिंक सो 90s की जनरेशन could अंडरस्टैंड, जो लास्ट जनरेशन विच आई फील दे माइट अंडरस्टैंड, बट आज मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ दैट, बट मैक्सिमम, more than 95% kids are fighting with it। स्पिरिचुअलिज्म को, एक वर्ड को अपना तो लिया है, लेकिन उसके मायने तक नहीं पहुंचे, डेप्थ तक नहीं पहुंचे। तो उनके लिए आप कैसे बताएंगे किस तरीके से वहां पहुंचा जाए, कैसे उसमें उतरा जाए? सो जब हम कहते हैं ना अपने लिए वक्त निकालो, अपने साथ वक्त निकालो, हमें लगता है वक्त का मतलब है 5 मिनट नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा। इट्स बिग टास्क। सो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में वो रियलिटी है, आज की वर्ल्ड फास्ट पेस्ड है। तो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में शायद अगर हम बच्चों की बात करते हैं, या इवन उन लोगों की जो जॉब करते हैं,
एंड स्पेशली यू नो लोग जो घर भी देख रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट वुमेन, इवन मेन आर डूइंग इट टुडे. एग्जैक्टली. सो उन लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो रोज, लेकिन 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो अपने लिए. क्या 5 मिनट में पॉसिबल है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ओके. अब मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव. अब मैं ये नहीं कह रही कि 5 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. लेकिन और ये फैक्ट है, अगर आप 5 मिनट बैठोगे उसमें से शायद आप 5 या 10 सेकेंड ही उस एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि बाकी टाइम माइंड स्टफ बाहर लाता रहेगा और हम उससे भागते रहेंगे. यही मेरा सवाल है कि क्या हमारा माइंड, नो माइंड, ज़ीरो पर जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारे थॉट्स नील? डेफिनेटली Zero. है, डेफिनेटली है. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से काम नहीं चलता वहाँ तक. ओके. वहाँ ये नहीं होगा कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा. तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि माइंड में अगर थॉट्स नहीं आ रहे तो, या यू नो वो थॉट्स आने बंद हो जाए, तो थॉट्स आते क्यों हैं पहले ये समझना पड़ेगा. मुझे थॉट्स नहीं आ रहे, ये भी मेरा थॉट बन जाता है. क्या मुझे थॉट्स नहीं आ रहे, स्टिल इट्स, वो माइंड तो थॉट दे रहा है कि मुझे अपना थॉट नहीं आ रहा, मुझे ये भी ख़त्म करना है. सो उसके लिए समझना ज़रूरी है कि हो क्यों रहा है, ये माइंड थॉट्स ला क्यों रहा है. हमारा माइंड थॉट्स इसलिए ला रहा है क्योंकि हम ये भूल गए कि हमें माइंड की ज़रूरत हर वक्त नहीं है, और हमने उसे हर वक्त ऑन रखा हुआ है उस मशीन को. अगर आप गांव में जाके देखो, कुछ साल पहले की बात है, आज की डेट में मुझे पता नहीं है, बट कुछ साल पहले मैं गांव में गई थी. वृंदावन के पास, गोकुल के पास एक गांव था. वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग ऐसे ना छत पे बैठे हुए हैं. सुबह का टाइम था, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, एंड बस देख रहे हैं. दे जस्ट स्टेयरिंग इन द डिस्टेंस. और ऐसा नहीं था उदास हैं या कुछ मेंटली अनस्टेबल, ऐसा कुछ नहीं. नॉर्मल पीपल, एवरीडे पीपल, सिटिंग एंड जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग. वहाँ पर शायद बैठकर उस टाइम पे मुझे लगा कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है, क्योंकि एकदम थॉटलेस हो गए थे. और वो इतना अनकंफर्टेबल था वो स्पेस थॉटलेसनेस का, कि ओ माय गॉड ये क्या कुछ गड़बड़ हो गई है, कि सडनली वी हैड टू डिसोसिएट कि नहीं नहीं चलो 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 अब चलते हैं. बट दोज पीपल सिटिंग देयर स्टेयरिंग इनटू एम्प्टीनेस डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, ये हमारे यहाँ बहुत लोग करा करते थे इंडिया में, बिकॉज दे न्यू कि दिमाग की ज़रूरत इतनी नहीं होती है हमारे. क्यों नहीं होती? बिकॉज माइंड इज़ अ टूल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इट हेल्प्स अस सर्वाइव. और इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब सर्वाइवल इश्यूज आते हैं, जब सर्वाइवल थ्रेट्स आते हैं. सर्वाइवल थ्रेट पहले ज़माने में होता था, शेर आ गया खाना नहीं है, या फिर वेदर कुछ ऐसा हो गया. आज की डेट में हमारे चारों तरफ सर्वाइवल थ्रेट्स हैं. हमारे गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है, अगले महीने के बिल्स कैसे पे करने हैं, और ऑफिस में बॉस के साथ लड़ाई हुई, घर पे किसी से लड़ाई हुई, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, अच्छा वहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए था वैसा मिल गया, मुझे कर्टन इस कलर के चाहिए थे उस कलर के आ गए, मुझे काम ऐसे कराना था वैसे हो रहा है. हर चीज़ हमारे लिए आज सर्वाइवल थ्रेट बन चुकी है. तो अगर हमारे लिए हर चीज़ सर्वाइवल थ्रेट है तो नेचुरली हमारा माइंड तो 24 आवर्स एक्टिव रहेगा. बिल्कुल. लेकिन अगर माइंड 24 आवर्स एक्टिव है, माइंड का पर्पज़ है आपको आइडियाज़ देते रहना कि इससे कैसे बचना है. अब जब आपका माइंड 24 आवर्स एक्टिव है, आपको पता ही नहीं उसे स्विच ऑफ कैसे करना है. तो जब सर्वाइवल थ्रेट नहीं है, जब आप रिलैक्स करने बैठे हो बिल्कुल, तो माइंड तो आपका स्विच ऑफ हुआ नहीं, क्योंकि आपने कभी सीखा नहीं, आपको कभी पता नहीं माइंड स्विच ऑफ होता कैसे है. तब उस टाइम भी माइंड तो काम करेगा. फिर वो कहेगा अच्छा अभी नहीं है, चलो पुराने थॉट्स लेकर आते हैं, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था ये हुआ था, या फ्यूचर के थॉट्स लेकर आते, क्या होगा कैसे होगा ये होगा या नहीं होगा. एंड सडनली वी स्टार्ट अगेन बिकमिंग अनकंफर्टेबल. तो हम क्या करते हैं माइंड के थॉट्स को दबाने के लिए, फिर हम जाते हैं एडिक्शंस की तरफ.
चाहे हम फ़ोन उठाते हैं या कुछ और उठाते हैं हाथों में, जहाँ तो हम एडिक्शन की रहे हैं, क्योंकि हमें अपने माइंड को नंब करना है, हमें उसे ऑफ करना नहीं आता तो हम उसे नंब कर देते हैं। हमें माइंड को ऑफ करना सीखना है। अब माइंड को ऑफ करना कैसे सीखेंगे? तो माइंड को ऑफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो सब के सब प्रैक्टिस से आते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं माइंड ऑफ कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो जब पहली बार आपका माइंड ऑफ होगा ना, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ये है क्या चीज़, हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ गड़बड़ हो रही है। बिकॉज यूजुअली फॉर ह्यूमंस एनीथिंग अननोन इज स्कैरी। तो जैसे ही अननोन आएगा, माइंड ट्रिगर होगा सबसे पहले, इस कुछ तो खतरा है। तो हमें बस उस वेव को राइड करना है, जब तक कि वो हमारी बॉडी समझ ना ले कि ये खतरा नहीं है, माइंड समझ ना ले कि ये खतरा नहीं है। गेटिंग इट। वो वेव राइड करने तक हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है अपने साथ, और वो बार बार करना पड़ता है। तो हम जब जैसे बैठे हैं, चाहे हम मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक पॉइंट आता है जब बिल्कुल आप शांत हो जाते हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, उस टाइम की बस ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में रिचुअल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिचुअल्स हमें उस माइंडसेट में डालते हैं। मगर इससे मेरी जो गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही, वो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मेरे ऑफिस में जो मेरे बॉस के साथ जो चल रहा है, वो तो मेरा सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है ना। तो इसका सोल्यूशन तो वही है कि इन सबको छोड़ो और पहाड़ों पे चलो। तो वो तो सोल्यूशन नहीं है ना, वो तो एस्केप है, चाहे आप नम कर रहे हो चाहे भाग रहे हो उस चीज़ से। अब थोड़ा सा साइंस की तरफ आते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस बोल रही हूँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि वाइब्रेशन है, रेजोनेंस और डिस्टॉर्शन की, ठीक है। और हम जो सोच रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो सोच है ये कॉन्शियस सोच नहीं है, ये अनकॉन्शियस सोच है। हमने जो बचपन में सीखा, हमने अपने आसपास लोगों को चीज़ें करते हुए देखा, हमने वही बिहेवियर सीखे, वही सोचने का तरीका सीखा, अब हम उसे अपनी लाइफ में रेप्लिकेट करते जा रहे हैं। ओके। ठीक है, हमने सीखा कि एक ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उसमें परेशान होना है, क्योंकि हमने परेशान होते हुए देखा है लोगों को। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली परेशानी की तरफ जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग की प्रॉब्लम देखते हैं। यस, जो और इस पे तो लोगों ने एक दूसरे पे गोलियां चलाई हैं। हाँ, तो अब जैसे बच्चों ने देखा माँ बाप को कि पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो गुस्सा करे, परेशान हो रहे, चारों तरफ परेशानी हो रही है, उन्होंने समझ लिया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हल करने का ये तरीका है जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, अब वो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो क्वेश्चन करे कि ये चीज़ सही है या गलत है। एटलीस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years, जी। they don't have the capability to question or analyze something to that depth. ओके। They do have it but not to that level. तो बच्चे ने वो सीख लिया, सीख के भूल गए, लेकिन वो जो सीख है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो चुकी है। अब बच्चा बड़ा हुआ, लेट्स से टीनेजर है या 20s में है, ऐसी कोई सिचुएशन आई, सेम भी नहीं, सिमिलर सिचुएशन आई, गेटिंग इट। वो स्टिमुलस आया, ब्रेन ने उसे एनालाइज किया, इवन बिफोर वी कैन थिंक अबाउट इट, उसने इमीडिएटली बोला हाँ ये रिस्पॉन्स होता है, उसने रिस्पॉन्स कर दिया, उसने रिएक्शन कर दिया। अब आप बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हुई? प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब रिएक्शन के बीच में गैप आएगा और वो उस चीज़ को सोच पाएगा कि क्या यहाँ पे ये रिएक्शन देने की ज़रूरत है। मगर तब तक वो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। एक बार छूटेगी, 2 बार छूटेगी, हर बार थोड़ी छूटेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ना कि अगर आप एक ही एक्शन करे जा रहे हो और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ही मगर बेवकूफ़ हो। जो 3-4 बार का नुकसान होगा वो भी तो मुश्किल हो जाता है झेलना।
तो ऐसा कहते हैं ना कि नुकसान तो देखो हो ही रहा है, वैलिड। उसका नहीं हो रहा तो अपने मन की शांति का नुकसान हो रहा है, मन की शांति का नुकसान हो रहा है तो अपने रिश्तों का नुकसान हो रहा है, रिश्तों का नुकसान हो रहा है तो आपके घर पे और 10 नुकसान होगा। यही बात है कि हम मॉनेटरी लॉसेस हमें दिखते हैं, हमें मगर हमें अपेरेंट लॉसेस दिखते हैं, एग्जैक्टली जो दिख रहा है वो दिखता है, लेकिन हमें और कोई लॉस नहीं दिख रहा। आप बाहर से मान लो आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने वही गुस्सा घर में आके भी कंटिन्यू रहा और आपने घर में भी किसी से लड़ाई कर ली, जस्ट बिकॉज आप गुस्से में हो तो आपका परसेप्शन वैसा है, आपके अंदर वो इमोशन चल रहा है, आपने वो भी ऐसे फेंक के निकाल दिया दूसरों पे। जो घर में जिनका मूड ठीक था उनका भी मूड खराब हो गया, उस मूड से बनेगा आगे बच्चों से डीलिंग होगी, उस मूड से बनेगा खाना, उस खाने में वही वाइब्रेशन आएगी, वो खाना अंदर जाएगा, आपके गट बैक्टीरिया को वो अफेक्ट करेगा, आपके अंदर वो पॉइजन का काम करेगा, आपका गट खराब होगा, आपका माइंड और ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में जाएगा और वो सर्कल बन जाता है। हम कह रहे हैं सर्कल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। सर्कल को ब्रेक करने के लिए स्टिमुलस और रिएक्शन में स्पेस चाहिए जिसमें दिमाग काम कर सके। हमारा जो कॉन्शियस थिंकिंग ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको सोचने में टाइम लगता है। टाइम का मतलब कुछ सेकंड्स नहीं, टाइम का मतलब सेकंड से भी कम। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो लिम्बिक सिस्टम में जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल ब्लिंक ऑफ एन आई में रिएक्ट करता है। तो इसीलिए जब हमारी गाड़ी मान लो एक्सीडेंट होने लगता है, हमारा सोचने वाला माइंड बंद हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस टेक ओवर करता है, क्योंकि माइंड को लगता है सर्वाइवल थ्रेट। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है, तो वो टेक ओवर करेगा, तो वो अपने आप किसी तरह कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देगा। अगर कॉन्शियस माइंड तक जाएगी बात तो इंसान फ्रीज हो जाएगा उस मोमेंट में। उसे नहीं पता होगा मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करके कैसे रिजल्ट दूँ, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5-6 चीज़ें एक साथ प्रोसेस कर सकता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 5-6 लाख चीज़ें इकट्ठा प्रोसेस करता है। ओके। तो हमें कॉन्शियस माइंड को मौका देने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे सोच सके कि क्या मुझे ये रिएक्शन देने की ज़रूरत है। अब वो गैप कैसे आएगा? 2 चीज़ों से आता है वो गैप। एक तो आपने इतनी मेडिटेशन की हो, जिसे हम बोल रहे हैं 5 मिनट से क्या होगा, वो 5 मिनट की जो प्रैक्टिस है ना, वो बिल्ड करती है उस एबिलिटी को। वो आपको गैप्स देना शुरू करती है बीच में कि आप रिएक्ट ना करो एकदम से। ओके, इट हैपेंस विद मेडिटेशन। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस बोल रही हूँ, मेडिटेशन नहीं बोल रही मैं उसे। और दूसरी चीज़, हमारे रिएक्शंस कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी जुड़े होते हैं। दिस इज साइंस यू आर टॉकिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर साइंस। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट अ साइंस दैट हैज़ नॉट बीन प्रूवन येट बाय द सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस। गेटिंग इट। ठीक है, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले प्रूफ करके छोड़ चुके उस चीज़ को, हमने उसे बस पढ़ा नहीं है, हमारी गलती है। तो दूसरा तरीका है कि जो हमारे रिएक्शंस हैं, हम उन रिएक्शंस को कैसे थोड़ी सी उनकी होल्ड ढीला कर सकते हैं अपनी साइकी से, कि वो रिएक्शन एकदम से ना निकले। उसके लिए होता है हम थोड़ा सा इमोशनल वर्क करें, इनर वर्क जिसे बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारे इमोशंस है ना, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ से हमने सीखा कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है, हम कैसे उस लर्निंग को चेंज करें। तो वो लर्निंग जो सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डिंग हुई है, उसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा इनर वर्क करना पड़ता है, जहाँ पे हम उस पास्ट मेमोरी को जाके थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिवली वॉच करते हैं, उसमें से जो इमोशंस हैं उनको क्लियर करते हैं, और जैसे ही वो इमोशंस क्लियर होते हैं, हमारे उस टाइम जो एक लर्निंग उठाई थी इमोशनल रिएक्शन में, वो उस लर्निंग में थॉट आ जाता है कि क्या इसकी ज़रूरत है। इस इवेंट का शायद ये मतलब था भी नहीं, शायद उस दिन पापा गुस्सा थे किसी और चीज़ से जो कि पार्किंग में निकल गया, तो पार्किंग की चीज़ को लेके इतना गुस्सा होने की शायद ज़रूरत नहीं है, आराम से भी सुलझाई जा सकती है ये चीज़।
और वो धीरे धीरे वो बिहेवियर में आने लग जाएगा। फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है रातों रात होगा, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बिकॉज आप बात कर रहे हो आपके न्यूरल पाथवेज को चेंज करने की। हमारे ब्रेन में हर बिहेवियर के लिए न्यूरल पाथवेज होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक न्यूरल पाथवे बनता है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का। तो कोई भी जो एक बिहेवियर है उसके लिए, हर बिहेवियर के लिए एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। जैसे ही ब्रेन में कोई सिचुएशन रजिस्टर होती है वो न्यूरल पाथवे ट्रिगर होता है और उसके थ्रू रिएक्शन ब्रेन कहता है बॉडी को ये दो। अब उस न्यूरल पाथवे की जगह दूसरा न्यूरल पाथवे हमें स्ट्रॉन्ग करना है, पहले बनाना है और फिर स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें लगेगा टाइम। इसलिए हमारे जो रिचुअल्स होते थे वो होते थे 21 या 42 दिन के, 21 या 42 डेज के, बिकॉज इतना टाइम लगता है न्यूरल पाथवे को बन के स्ट्रॉन्ग होने में। तो आज के टाइम में साइकोलॉजी या फिलॉसफी या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये थोड़ा सा हो गया। तो सो यू आर सेइंग कि ये सब चीज़ें हमारे जो ऋषि मुनि हैं जो अपने पहले से इन्हीं सब चीज़ों पे दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क अबाउट। यस। और उसी बात पर आते हैं कि ऑल्दो अभी भी लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए जाने के लिए या कुछ ऐसा करने में। हमारी पहले से बहुत फ़र्क आया हमारी सोसाइटी में। दे एक्सेप्ट इट कि कुछ माइंड से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमोशनल चीज़ें हैं, वी शुड गो टू साइकोलॉजिस्ट और समवन टू डिस्कस। सो डज इट हेल्प, या खुद से ही हम इन चीज़ों पे खुद भी काम कर सकते हैं बिना कुछ किसी और की मदद लिए? इन चीज़ों पे काम करने के दो तरीके हैं। एक आसान तरीका है थोड़ा, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका है। इन लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी दोनों ही थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल ये है कि आप मेडिटेशन में बैठो, मेडिटेशन इन द सेंस आप शांति से बैठो, जो भी हुआ था उसे पूरी तरह वॉच करो और सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर लो, उसके अच्छे बुरे सब। जस्ट प्योर रॉ इमोशन एक एनर्जी है, हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। जब भी आप इमोशनल फील करोगे आप नोटिस करना आपको अपने शरीर में ना एक एनर्जी फील होती है। जब आप गुस्सा करते हो आपको यहाँ पे ऐसे गुस्सा फील होगा, चेस्ट में, शोल्डर्स में, नेक में, यहाँ पे गुस्सा ऊपर चढ़ेगा हमेशा। जब भी आप डिप्रेशन या सैडनेस में जाते हो आपकी एनर्जी नीचे मूव करती है, आप ऐसे हो जाते हो बिल्कुल बेंट डाउन। तो अगर आप उस इमोशन की एनर्जी को पूरा एक्सपीरियंस कर सको बिना उसे बंद किए या कहीं बाहर थ्रो किए, उस एनर्जी की वेव आएगी और फिर वो चली जाएगी। अगर आपने वो पूरा कर लिया तो वो इमोशन आपकी बॉडी से एक तो क्लियर हो जाएगा, पुराना बहुत सालों का स्टक इमोशन। उस और इमोशन से ग्लू होते हैं, गोंद होती है, जिससे हमारी लर्निंग्स जुड़ी होती हैं। जैसे ही वो इमोशन रिलीज हुआ हमारी वो लर्निंग ना थोड़ी लूज हो जाती है, तो हमारे माइंड को मौका मिलता है क्या ये लर्निंग सही है, मेरे काम आ रही है, नहीं आ रही तो इसको चेंज कर लेते हैं। अब वो चेंज हो जाएगी क्योंकि वो लूज हो गया उसका होल्ड। एक तरीका तो ये है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि इमोशन को फील कैसे किया जाए। यही सवाल है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं एंगर को कैसे फील करें, हम गुस्सा कर देंगे तो बुरा हो जाएगा, लेकिन वो तो गुस्सा करना है ना, फील नहीं हुआ। आप गुस्सा पी जाओगे तो वो भी एक वर्ब है, आप अगेन कर रहे हो उसको, अपने ऊपर कर रहे हो। मैं कह रही हूँ एंगर फील कर लो, उसके लिए शरीर में आना पड़ेगा, बॉडी में आना पड़ेगा, डिसोसिएट नहीं होना पड़ेगा, नंब नहीं होना पड़ेगा, पेनफुल होगा इनिशियली, इसीलिए मैंने बोला ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर वो फील कर लो क्लियर हो जाएगा वो। एक इमोशन की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, हम उसे एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरा तो उससे थोड़ा आसान तरीका है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोच या थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी मेमोरीज पे काम करो ताकि वो आपको ये इमोशंस प्रोसेस करने में हेल्प करें। तो क्या ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है? आई थिंक यस, आज की डेट में डेफिनेटली यस, क्योंकि आज की डेट में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल एंड एक्सपीरियंशियल रीजंस बट बिकॉज एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस बहुत हाई है। हमारा पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वही इतना ज़्यादा है, वो बॉडी पर स्ट्रेस डाल रहा है। हम और एडिशनल स्ट्रेस क्यों रखना चाहते हैं?
ऑल्सो अगर हम उन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगी दूसरों के साथ, मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे अपने साथ। सदगुरु ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप अपनी कंपनी में बोर होते हो तो मतलब कंपनी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो आप अपनी कंपनी को इतना बुरा नहीं समझोगे। मोर इम्पॉर्टेंटली वो जो एम्प्टीनेस है ना, उसमें बहुत सारा स्टफ ऊपर नहीं आएगा, तो एम्प्टीनेस के साथ बैठना थोड़ा आसान होता जाएगा। जैसे जैसे आप उसके साथ बैठते जाओगे आपको पता लगेगा अरे ये तो एम्प्टीनेस नहीं, ये तो वॉइड है, आकाश एलिमेंट। और हमारी जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो आकाश एलिमेंट है। तो आप उसके साथ कनेक्ट होते जाओगे। ओके। तो आपका वो जो कनेक्शन है वो आपके लाइफ के हर एरिया में दिखेगा, क्योंकि एक सुखी इंसान दुनिया को सुख दे सकता है, एक दुखी इंसान दुनिया को दुख ही दे सकता है। तो अगर आपके अंदर शांति आ गई, पीस आ गया, कंटेंटमेंट या न्यूट्रलिटी आ गई, सेटल हो गया, तो आप दुनिया को भी तो वही दोगे ना, फिर पार्किंग की प्रॉब्लम क्यों होगी? तो क्या ये चीज़ अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी अच्छे वेल विशर के साथ भी हम ट्राई कर सकते हैं, या इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी लाइफ कोच की ही ज़रूरत है? प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरत होती है, ओके। बिकॉज एक अनबायस्ड तरीका, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव भी चाहिए होता है। गेटिंग इट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, अच्छा है। और कई बार हमारे दोस्त ही हमें बहुत हील और गाइड कर देते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आप कितना ही कुछ कोशिश कर लो नहीं समझ में आ रहा, देन आई थिंक प्रोफेशनल हेल्प इज कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो हाउ टू फाइंड अ गुड लाइफ कोच? दिस इज समथिंग दैट आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स जो भी कोचिंग के लिए आते हैं, थेरेपी के लिए आते हैं। यू नो, आई टेल देम, अगर आपको बात करके अच्छा लग रहा है, अगर एक अंदर सेंस है या फीलिंग है कि हाँ यहाँ पे मेरी हेल्प हो सकती है, या हो सकता है यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ राइट फॉर यू। देर इज़ नो अदर वे टू फाइंड इट। एंड जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग बनना चाह रहे हैं, आई वुड जस्ट से वन सिंपल थिंग टू देम। अगर आप एक लाइफ कोच या थेरेपिस्ट बनना चाह रहे हो या बन रहे हो, मेक श्योर आपके पास भी एक थेरेपिस्ट या लाइफ कोच है जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हो। बिकॉज आपकी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स ठीक होती जाएंगी, आपकी अपनी लाइफ सॉर्ट होती जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाओगे और आगे बढ़ने में। क्योंकि एक कोच या एक हीलर एक पर्सन को वहाँ तक ही हेल्प कर सकता है जहाँ तक वो खुद पहुँचा है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको उसके आगे तक हेल्प करते रहना है तो अपनी भी हेल्प करते रहो। और जहाँ तक एक्सपेंसिव की बात बोलूँगी, जो, और मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, और मैंने चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं और देखी भी हैं। जो नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट्स, जो आजकल की एजुकेशन है साइकोलॉजी की, या जो तरीके हैं, वो जितने इफ़ेक्टिव रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आजकल के नए तरीके हैं। बिकॉज दे आर बेस्ड, जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी प्रोग्रेस कर रही है, बस वो साइंस अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आई है, इसलिए हम उसे न्यू एज बोल देते हैं। एब्सोल्युटली। वो साइंस अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आई, मेन स्ट्रीम में आने में और भी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा और। गेटिंग इट। तो वो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि अगर आपको लेट्स से एक साइकोलॉजिस्ट के साथ 5-6 साल काम करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, वही चीज़ के लिए शायद आपको एक थेरेपिस्ट या कोच के साथ शायद आपको 6 महीने और साल, ज़्यादा से ज़्यादा साल, उतने में चेंजेस हो जाएंगे। तो आप पे इक्वली कर रहे हो अगर आप लमसम देखो, लेकिन आप जल्दी रिकवर कर रहे हो, जल्दी हील हो रहे हो उस चीज़ से। मैं जो बोलती हूँ हर एक को यही बोलती हूँ, अवेयरनेस से करो, जो भी करो अवेयरनेस में आ जाओ। अवेयरनेस का मतलब प्रेजेंट में आ जाओ। अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कहाँ हो और क्या कर रहे हो, बस ये चीज़ें आपको अवेयरनेस में रहेंगी तो a lot of things start to go smoothly। आपका
मैनिफेस्टेशंस आपकी बिल्कुल पावरफुल बिल्कुल हो जाती हैं। आपका जो अपने आप से कनेक्शन है, मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हम हैं ही स्पिरिचुअल बीइंग्स। आपका जी अपने आप से कनेक्शन बेटर हो जाता है। आपका अपने आप से कनेक्शन बेटर होगा तो आपका लोगों से कनेक्शन बेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली अवेयरनेस में रहोगे तो आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोलोगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी और आप उन्हें रिग्रेट करोगे। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। तो अवेयरनेस से बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है, प्लस आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता जाता है। एज अ सोल आप इवॉल्व करते जाते हो। तो आप कुछ भी करो, चाहे आप कोच के पास जाओ, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करो बस। और मैं वही कह रहा हूँ कि कितनी बार होता है कि कई लोग शुरू करते हैं, दे स्टार्ट गोइंग टू लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट, मगर उसके कुछ वक्त के बाद जब उनको ठीक लगना शुरू हो जाता है तो वो शायद एक दो सेशन लेने के बाद ही छोड़ देते हैं। जो शायद उनको बोला होता है कि आपको कम से कम 7-8 सेशन या 10-12 सेशन की ज़रूरत है। तो क्या वो सही है नहीं, कि वो सही क्या, नहीं है। बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग गुड इवन मोर देन 60-65% दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, और वो कहते हैं कि बाकी का काम तो हम खुद से ही हो जाएगा। और ये इंडियन माइंडसेट भी है, तो कहते हैं कि जहाँ हमारा काम 2-4 सेशन में हो गया उसके लिए इतने पैसे खर्चने की तो ज़रूरत ये है। समझ नहीं आता ना कि आप अभी तो ठीक फील कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी और चीज़ें निकल के भी आएंगी फिर बाहर, क्योंकि हमारी हीलिंग हमेशा लेयर्स में होती है। गेटिंग एक लेयर हील हो गई, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको और प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएंगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है। आप फिर वापस जाओगे वहीं। अगर आप वो ब्रेक नहीं करोगे साइकिल, तो वो आपकी कंटिन्यूअस रहेगी। जस्ट गो टू द रूट यस। एंड इट यूजुअली हैपन्स, इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि बहुत ज़्यादा होता है या कि शुरू तो करते हैं और आई शुडंट से कि इट इज इंडियन माइंडसेट थोड़ा ऐसा है। मैं उसको इंडियन माइंडसेट भी नहीं बोलूँगी, उसके अपने रीजंस हैं। हम उसे साइकोलॉजिस्ट या कोचेस की हम लैंग्वेज में बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस है, सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है। जैसे ही चेंज होने लगता है ना, तो सबकॉन्शियस कहते हैं नहीं नहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि फियर ऑफ अननोन, वो हमारा हार्ड वायर्ड है, कुछ गलत हो रहा है। तो वहीं पे सबकॉन्शियस आके कोई रीजंस ऐसे मैनिफेस्ट कर देता है कि हम कहते हैं टाइम नहीं मिला बिल्कुल। या मन नहीं किया। तो इट्स जस्ट रेजिस्टेंस विच शोज अप। और उस टाइम पे अगर अवेयरनेस को हम बिल्ड करने का काम करते रहें, तो उस टाइम में समझ आ जाएगा शायद कहीं ये मेरी रेजिस्टेंस तो नहीं। एक बार बात करके देख लेते कोच से या अपने साइकोलॉजिस्ट से या अपने गुरु से। चाहे गुरु हो, कोई बात नहीं, आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, आप चाहे कोई किसी भी तरह की क्रिया करते हो, अपने गुरु से एक बार बात करके देख लो कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये क्या चीज़ है ये प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि हमें हर लाइफ के हर मोड़ पे गुरु की ज़रूरत होती है, एक गाइड की ज़रूरत होती है। जब तक वो गाइड हमारे अंदर से वो आवाज़ नहीं आने लग जाती, तब तक हमें एक्सटर्नल गाइड की ज़रूरत है। तो सही गुरु कौन सा? इतने सारे तो गुरु हैं हमारे पास। जो आपके साथ रेजोनेट करे, आप जिसके साथ रेजोनेट करो वो आपके लिए सही है। आजकल तो रिसेंटली हमने कुछ गुरुओं के बारे में सुना भी है, तो अगर आप क्या वो सही थे उनके लिए जिन्होंने उनको फॉलो किया? अगर आप एक गुरु के पास इसलिए जा रहे हो कि हमें नहीं पता ये हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, तो फिर डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में जा रहे हो। क्योंकि आप कह रहे हो आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। तो आपने गुरु को भगवान के लिए सब्सटीट्यूट कर दिया। आप पहले भगवान को बोलते थे ये रिस्पॉन्सिबल है, आप बोल दिए गुरु रिस्पॉन्सिबल है, गेटिंग इट। तो फिर डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में तो फंसोगे। यही सवाल है कि हमें गुरु बनाना क्यों है? क्योंकि Why we need गुरु? जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस डेवलप नहीं हो जाती, जब तक हमारे अंदर का गुरु नहीं जाग जाता, हमें बाहर से लाइट लानी पड़ती है। क्या गुरु मुझे अपनी दुनिया की चीज़ें पूरी करने के लिए चाहिए? दुनिया के स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए चाहिए? अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो व्हाई नॉट। कि मुझे लेट्स से कि मुझे कुछ गाड़ी चाहिए या मुझे मेरा काम ठीक हो जाए, डू आई नीड गुरु फॉर दैट? आजकल बिजनेस कोचेस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, वो एक तरह से आपके गुरु हो गए उसमें। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गुरु, जो
हमारे देश में बहुत ही हैं, तो क्या हमें गुरु चाहिए किस लिए? वो अल्टीमेटली व्हाई वी वो नीड अ वो गुरु? हर इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करेगा कि मुझे गुरु क्यों चाहिए। बट अगर एक आप सोल अगर आप पर्पस तो होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे गुरु इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को और आगे बढ़ा सकूं। तो ये क्या हर किसी की डिमांड है? हर एक को अल्टीमेटली यही चाहिए, या कोई नीचे वाले पायदान पे सो है वी कोई? आर ऑल ऑन स्टेप्स लाइक यू सेड। तो हमें अपने स्टेप के हिसाब से गुरु चाहिए होगा और हो व्हाट इज सकता द है प्राइम स्टेप? प्राइम स्टेप। लेट्स सी। आर यू इन द प्राइम स्टेप? आई वांट टू बी देयर। Okay, so that spiritual that you are talking, that is not the prime step, or still you are in the process. स्पिरिचुअल तो है ही ना, Okay, वो तो है ही, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। okay. वो तो हम है ही, हम लोग सब स्पिरिचुअल है चाहे हम माने ना माने। No, spiritual awakening you said, तो मैंने अवेयरनेस बोला। अवेयरनेस, ओके, अवेयरनेस के लिए चाहिए। तो ये जो कायनात बनी है वो स्पिरिचुअलिज्म पे बनी है, वही सच है, वही सत्य है क्या? अगर आप उसे क्या एनर्जी स्पिरिचुअलिटी सत्य है? अगर आप उसे एनर्जी कह रहे हो तो हाँ वो सत्य है। वी आर ऑल एनर्जी। तो हमारे मरने के बाद क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम क्या फिर से इंसान बनते हैं? पता नहीं, डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपने कितनी अवेयरनेस बढ़ाई है, आपने कितना इवॉल्व हुए हो आप अपनी इस लाइफ टाइम में। कहते हैं जब तक कर्मा ज़ीरो नहीं हो जाते, पॉजिटिव नहीं ज़ीरो, ओके, तब तक आपको आना पड़ेगा उन्हें क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो क्या हम ऐसे ही ह्यूमन बनकर ही आएंगे या कुछ और भी बनकर आएंगे? अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट हो सकता है कुछ और भी बन जाए। कुछ लोग मानते हैं कि जो ह्यूमन सोल्स हैं वो, जो सोल्स ह्यूमन बॉडीज़ में, वो ह्यूमन बॉडीज़ में ही रहती हैं, बट आई थिंक आप किसी भी फॉर्म में आ सकते हो। तो मीतू जी, यही बात थी कि जो ये जीवन मरण का जो चक्र है, रीइंकार्नेशन जो है, विल इट एंड समवेयर, या फिर ये चलता ही जाएगा, ये एंडलेस प्रोसेस है? हम लोग जन्म लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, फिर वापस आते जाएंगे, फिर मरते जाएंगे, ये चलते ही रहेगा? कहीं ना कहीं पे इसका कोई आएगा, या फिर ये थ्रोट चल रहा है? डेफिनेटली साइकिल है, जिसे हम इंडियन स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं मोक्ष। जिस दिन आपके कर्मा ज़ीरो हो गए, उस दिन आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहाँ पर आपके पास चॉइस आ जाती है कि अब आपको ये साइकिल छोड़ना है या यहाँ पे रह के दूसरों की हेल्प करनी है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट डे, ऑन योर एवोल्यूशन एंड ऑन योर चॉइस, आप फिर वो डिसीजन लेते हो। सो इट्स ऑलवेज आवर डिसीजन। एंड हियर से मतलब हो सकता है फिजिकल रेल्म हो सकता है एक वो जैसे हम बोलते हैं असेंडेड मास्टर्स की रेल्म हो। ओके, कुछ मास्टर्स हैं, दे डिड नॉट चूज टू लीव completely, दे आर स्टिल हियर हेल्पिंग पीपल। ओके। तो वो चॉइस आपको मिलती है, पैदा होने से पहले मिलती है चॉइस, पैदा होना है या नहीं होना। फॉर सम पीपल देयर इज लेस ऑफ अ चॉइस। तो अगर हेल्प करने की बात आई, इफ समवन चूजेस कि आई हेल्प हियर, तो इट मीन्स वो तो इसका पार्ट ही बन गया ना फिर से? वो इसका पार्ट नहीं बने, दे हैव रिजन अबव द कार्मिक बॉन्डेज। ओके, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन। आप उस पॉइंट तक पहुंच गए हो जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ पे वो नहीं बनेगा बॉन्डेज। एंड क्या इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया भी है? माना जाता है डेफिनेटली। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये दुनिया है तो और दुनिया भी होंगी डेफिनेटली। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं? पता नहीं। लेट्स सी। बहुत शानदार बातें हैं, बहुत बेहतरीन बातें हुई हमारी मीतू जी के साथ। तो बस आपका मैसेज हमारे लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, आज की जो यंग जनरेशन देख रही है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
बहुत खूबसूरत तो आप हैं ही, अच्छा खूबसूरत मैसेज भी दे। सो मैसेज मेरा एक ही रहेगा कि अपनी अवेयरनेस पे काम करते रहें, अपनी अवेयरनेस बढ़ाते रहें एंड जितना अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतना प्रेजेंट में आते जाएंगे और उतना ही इवॉल्व होते जाएंगे। बहुत आसान है, बस अवेयरनेस में रहना है कि मैं कौन हूँ, और अगर वो भी अवेयरनेस नहीं है तो मैं क्या सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दैट्स ऑल। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड पीपल कम टू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी? I think it's more a question of, have you ever left spirituality? It's about becoming aware that you are already here. पहली चीज़ में आपने जवाब दे दिया था। सो थैंक यू सो मच मीतू जी। Thank you so much. यस, यस, बहुत इंटरेस्टिंग बातें रही मीतू जी के साथ। काफ़ी इन डेप्थ चीज़ों पर हम गए और काफ़ी मज़ेदार रहा इनके साथ बात करना। तो अभी के लिए यहाँ पर हम एक होल्ड लेते हैं और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो आपको भी हमारा इंतज़ार रहेगा और हमें भी आपका इंतज़ार रहेगा। तो जल्द मिलते हैं। सो हमारे जो इस चैनल को है, प्लीज़ लव इट, स्प्रेड इट एंड बी वन।